गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री में आज हम देखने वाले हैं कि इतिहास पाठ्यक्रम विकास के सोपान और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित जो इतिहास का पाठ्यक्रम है वो और उसकी समालोचनात्मक विवेचना को। ये एक प्रश्न मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के परीक्षा प्रश्न पत्र में आया था, उसी के आधार पर ये आज का हमारा टॉपिक है। इतिहास के पाठ्यक्रम विकास के सोपान। तो हम इससे पहले पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में सारी चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट यहीं से शुरू करेंगे। इतिहास पाठ्यक्रम के सोपान क्या है? इतिहास पाठ्यक्रम का जब विकास किया जाता है तो निश्चित है कि हर चीज़ के अपने एक चरण होते हैं, अपने एक स्टेप्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग उस चीज़ को डेवलप किया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो लक्ष्य और उद्देश्य की बात आती है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सबसे पहले लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, यानी कि किसी भी पाठ्यक्रम का कार्य को करने से पहले उसके लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है कि हमें क्या चीज़ अचीव करनी है। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। अगर इसके लक्ष्य और उद्देश्यों की बात की जाए तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय आदि विभिन्न प्रकार के ये उद्देश्य हैं जो कि बालक के सर्वांगीण विकास में, जैसे अनुशासनात्मक प्रवृत्ति का विकास होना, नैतिक गुणों का विकास होना, देशभक्ति की भावना का विकास होना, सामाजिक गुणों का विकास होना, आर्थिक क्षमताओं से संबंधित विकास होना, स्वास्थ्य से संबंधित मानसिक विकास होना आदि बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम, इतिहास पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है या पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। दूसरा सोपान या दूसरा स्टेप से हमारा चरण है अधिगम अनुभव, यानी कि इसमें अधिगम अनुभव बालक को कैसे प्राप्त होंगे, कक्षा में कैसे होंगे, अध्यापक के द्वारा किस प्रकार से बालक को अधिगम अनुभव उपलब्ध कराए जाएंगे, विद्यालय की क्या भूमिका रहेगी, अभिभावकों की क्या भूमिका रहेगी, समाज की क्या भूमिका रहेगी। इन सभी को ध्यान में रखते हुए बालक किस तरह से अधिगम प्राप्त करेगा, उसे कहाँ किस प्रकार के अनुभव को एकत्रित करेगा, जो सीखेगा उसका अनुभवात्मक जो प्रक्रिया है उसका प्रयोग वो कहाँ करेगा, इन सब की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, विकास किया जाता है। सेकंड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप इसका है वो है विषय वस्तु चयन, यानी कि हम लक्ष्य देख लेते हैं, अधिगम अनुभव देख लेते हैं, इसी के आधार पर हम विषय वस्तु का चयन करते हैं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार की विषय वस्तु का होना अनिवार्य है, क्योंकि विषय वस्तु वही होगी जो लक्ष्य उद्देश्य पर आधारित होगी। बिना लक्ष्य या उद्देश्य के विषय वस्तु का सही ढंग से श्रृंखलाबद्ध और कहना चाहिए कि सीधी रेखा में हम संकलन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विषय वस्तु का चयन करना भी बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है, जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि कौन से लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति होनी है और किस प्रकार से बालक को अधिगम अनुभव की प्राप्ति होगी। इसके आधार पर विषय वस्तु का चयन किया जाता है। अगली बात आती है अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का हस्तांतरण। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर ये तय किया जाता है कि बालक में जो कुछ भी ज्ञान दिया जा रहा है, यानी कि उसको अधिगम अनुभव प्रदान किए जा रहे हैं, प्राप्त होने हैं, और जो विषय वस्तु जो चयन की गई है उसका हस्तांतरण बालक में कैसे हो, क्योंकि विषय वस्तु जब समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, तो उसका अधिगम अनुभव बालक किस प्रकार से प्राप्त करेगा, इस चीज़ का आधार पर ही विषय वस्तु का या ज्ञान का हस्तांतरण होता है। तो विषय वस्तु का जब चयन किया जाता है, पाठ्यक्रम का जब चयन किया जाता है या निर्माण किया जाता है, उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि अधिगम अनुभव और विषय वस्तु का बालक में हस्तांतरण अंतरण कैसे होता है। फिर मूल्यांकन कैसे होगा, किस तरह से मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्यांकन की क्या पद्धति होगी, कौन सी विधियाँ होगी, किन किन बातों का मूल्यांकन किया जाएगा, लक्ष्य और उद्देश्य का किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा, अधिगम अनुभवों को किस प्रकार से जांचा जाएगा, विषय वस्तु की प्राप्ति लक्ष्य अनुसार हुई है, उद्देश्य अनुसार हुई है नहीं, इसको कैसे नापा जाएगा, हस्तांतरण किस प्रकार से हुआ है। मतलब कि मूल्यांकन में इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन की प्रविधि क्या होगी, कौन सी विधि होगी, तरीका क्या होगा, प्रश्न किस प्रकार के होंगे, इसके बारे में पूर्ण
प्रश्न के यानी कि प्रश्न पत्र के माध्यम से होगा, क्रियात्मक होगा, क्या होगा, मूल्यांकन की समस्त पक्षों का यहाँ पर स्पष्ट निर्धारण किया जाता है, जिससे कि एक पाठ्यक्रम के सफल निर्माण में सहयोग प्राप्त हो। अब जो हमारा इस प्रश्न का दूसरा जो पॉइंट है वो है पाठ्यक्रम के आरबीएससी पाठ्यक्रम। इन सोपान के आधार पर एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। तो क्या आरबीएससी ने, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इतिहास का पाठ्यक्रम इन्हीं सोपानों के आधार पर निर्धारित किया है? इस बात को यहाँ पर देखें तो सबसे पहला यहाँ पर इन्होंने अपने पाठ्यक्रम को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के ने अपने पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है विश्व इतिहास के विषय भाग 1, विश्व इतिहास के विषय भाग 2, विश्व इतिहास के विषय भाग 3 में इन्होंने बांटा है। पर इन तीनों में अलग अलग प्रकार की विषय वस्तु को संकलित किया है। भाग 1 के अंदर इकाई जो इसमें यूनिट्स जो दी गई है वो 1 से 4 यानी कि 4 यूनिट इसमें दी गई है और इसमें पुरातात्विक एवं प्राचीन भारत से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उनको संकलित किया गया है। यानी कि भारतीय वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनकी समकक्ष मिस्र की सभ्यता आदि का भी यहाँ पर कुछ संकलन किया गया है, जिसमें कि ये कहा जाएगा कि बालक को अपने प्राचीन भारत से अवगत कराना। उद्देश्य लक्ष्य क्या है? मानव विकास की जो प्रारंभिक अवस्थाएं क्या थी उससे उसका जानकारी प्रदान करना। अधिगम अनुभव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसके माध्यम से बालक किस प्रकार से प्राचीन भारत को किस प्रकार से समझेगा, हमारी विकास यात्रा को किस प्रकार से समझेगा, वो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसको देखकर कैसे समझ सकता है, इसको ध्यान में रखा गया। फिर अधिगम अनुभव विषय वस्तु जो कि इन्हीं लक्ष्य और इसके आधार पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, उनको संकलित किया गया है, क्योंकि बालक वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था है उनको वर्तमान में भी कहीं देखता है और समझता है। इसी आधार पर उसको संकलित किया गया। विषय वस्तु का हस्तांतरण कैसे होगा, उसका मूल्यांकन कैसे होगा, उस चीज़ को ध्यान में रखकर इस चीज़ को तैयार किया। वही चीज़ दूसरे भाग में है जिसमें इकाई 5 से 9 तक को संकलित किया गया और मध्यकालीन भारत को इसके अंतर्गत लिया गया है। मध्यकालीन भारत के अंदर जैसे कि ये राजपूत काल है, मुगल काल है, इनको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके आधार पर बालक को हमारे मध्यकालीन भारत की क्या स्थिति थी, क्या था, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, उनसे अवगत कराते हुए इन 4 प्रकरणों को या इकाइयों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया, जो कि इन्हीं सिद्धांतों या सोपानों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया। फिर विश्व के इतिहास भाग 3 के अंतर्गत 1 से 10 से 15 इकाइयों को, इकाई 10 से 15 को लिया गया, जो आधुनिक भारत, जो कि स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई है। ठीक है ना। मुगल काल का पतन है, फिर 1857 के अंग्रेजों का आना, 1857 की क्रांति, स्वतंत्र आंदोलन के विभिन्न आंदोलन, स्वतंत्र भारत आदि, इनसे संबंधित समस्त सूचनाओं को, समस्त विषय वस्तु को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अब बात आती है कि क्या ये जितनी भी विषय वस्तु आरबीएससी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संकलित की गई है इतिहास के पाठ्यक्रम में, वो क्या हमारे इन सभी सोपानों के आधार पर या बालक के जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, ये पहला तो मनोवैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार यानी कि बालक की रुचि, क्षमता, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, क्या इन तक पहुंच रहा है। इस चीज को जानने के लिए हमने सबसे पहले इसका अध्ययन किया, जो सब विषय वस्तु थी उसको देखा, उसके आधार पर इसमें एक मूल बात ये कही गई है कि इतिहास के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सैद्धांतिकता पर आधारित है। पूर्ण पाठ्यक्रम जितना भी है वो सैद्धांतिकता पर आधारित है, चूंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्रियात्मक क्रियाओं को नहीं अनुभव नहीं प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर ऐसी कोई गतिविधि उसमें नहीं दी गई है, जैसे कि प्राचीन है तो सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए ऐसा कोई क्रिएटिव वर्क उसमें नहीं दिया गया है, या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि बालक प्रत्यक्ष अनुभव की प्राप्ति कर सके। तो ये पूर्ण रूप से सैद्धांतिकता पर आधारित है, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम है।
दूसरी बात है परीक्षा प्रधानता। हमारी भारत की संपूर्ण जो शिक्षण प्रणाली है उसका मूल आधार ही परीक्षा प्रणाली, यानी कि परीक्षा ही प्रधानता है। आज किसी भी छात्र से, बालक से बात की जाए, अभिभावकों से बात की जाए, तो आज कंपटीशन सिर्फ किस चीज़ का है कि कितना ज्ञान हासिल कर लिया है, मेरा बालक कितना जानता है, इस चीज़ को लेके कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन किस बात का है कि कितने परसेंटेज आए, तेरे पॉइंटर्स कितने आए हैं, मेरे बच्चे के इतने पॉइंटर आए, तेरे इतने पॉइंटर आए। मतलब ये एक तुलनात्मक विचारधारा हमारे समाज में फैल गई और यही कारण है कि कैसा भी पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए उसका मूल आधार या मूल उद्देश्य होता है केवल परीक्षा की प्रधानता। तो ऐसे में हम ये अपेक्षा कर लें कि बालक को उससे संबंधित ज्ञान हासिल हो, उसकी जीवन के उपयोगी ज्ञान को वो हासिल कर सके, अपने जीवन में उपयोग कर सके, इसका कोई इसमें संभावनाएं नहीं रहती है। चाहे यहाँ पर अब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर व्यवस्था एक बहुत उसकी विशेषता ही यही थी। अब यहाँ पर बालक उस चीज़ को सीखे और उस चीज़ का किस प्रकार से भावी जीवन में उपयोग में हो सकता है, उस चीज़ के लेकर कोई व्यवस्थाएं इसमें नहीं है, केवल परीक्षा प्रधानता ही। क्योंकि क्रियात्मक अनुभव बालक को नहीं प्रदान हो रहा है, क्रियात्मक नहीं हो रहा है, यानी कि किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव उसे नहीं हो रहा है। प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा तो उसका उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना। उसके बाद में जीवन में असंबद्धता का, यानी कि जीवन में से संबंधित वो नहीं है, किसी भी प्रकार की जीवन से संबद्धता का अभाव इसमें पाया गया है। उसके बाद आता है जीवन रुचि एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं का अभाव। यहाँ पर बालक में रुचि और व्यक्तिगत भिन्नताओं का पूर्ण अभाव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई रुचिकर विषय नहीं है। अमूमन आपने देखा होगा कि छात्रों को एक कहावत जो बच्चों के बीच में है कि मरने वाले तो मर गए, हमारे पीछे इतिहास को छोड़ गए। तो क्यों है ऐसी भावनाएं, क्यों जागृत हुई, ऐसी भावनाएं क्यों डेवलप हुई? उसके पीछे कारण ही यही है कि हम ऐसा कोई रुचिकर विषय इसके अंतर्गत नहीं डालते हैं, या विषय भले चाहे कोई भी हो लेकिन उसको इतना रोचक ढंग से बालकों के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं। पाठ्यक्रम कितना भी उन्होंने एक क्रमबद्धता के अनुसार जो सिद्धांत है उनको ध्यान में रखते हुए बेशक उसको क्रम के अनुसार ही प्रस्तुत किया है कि प्रारंभिक अवस्था, फिर मध्यकालीन अवस्था, फिर आधुनिक अवस्था, इसी क्रम में इसको अवश्य निर्धारित किया है बालक की जो सरल से कठिन की ओर, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था को बालक सहजता से समझ सकता है, इसीलिए सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर उसको लेकर आए हैं बेशक इस पाठ्यक्रम में। लेकिन उसके बावजूद भी इस पाठ्यक्रम में ऐसी कोई रोचक व्यवस्थाओं को नहीं किया गया है जिससे कि बालक की रुचि उत्पन्न हो, यानी कि बालक की रुचि उत्पन्न करने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। वहीं व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम एक सलन सा दिया गया है। प्रतिभाशाली बालक के लिए कोई अतिरिक्त कोई इसमें हो व्यवस्था हो, ऐसा कुछ नहीं है। मंदबुद्धि बालकों के सीखने के लिए कुछ अलग व्यवस्था हो, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। यानी कि यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर इस पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं किया गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी, इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, क्योंकि आपको इस प्रश्न के उत्तर में निश्चित है कि पहले तो पाठ्यक्रम क्या है उसको एक्सप्लेन करना होगा। जो चीज़ हम 2-3 बार कर चुके हैं इसलिए इसको वापस रिपीट नहीं किया है, डायरेक्ट पॉइंट पर आई हूँ। तो उसी के आधार पर पाठ्यक्रम क्या है पहले उसको कुछ लाइनों में उसको एक्सप्लेन करना, उसके बाद उसके सोपान को बताते हुए, उसके सोपान बताते हुए फिर RPSC के पाठ्यक्रम को करके उसकी आलोचना लिखनी है। धन्यवाद। आपको इसी प्रश्न को हल करना है अपने